भाजपा निश्चित रूप से इस बार कैराना सीट को लेकर के डरी हुई है और 15 दिन के बीच में मुख्यमंत्री यहाँ पर दोबारा उन्हें आना पड़ा। लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसके बारे में तो कहीं विचार ही नहीं किया गया। आप इस चुनाव में देखिएगा, मध्यम वर्ग बिल्कुल चुप है। उसकी खामोशी चुनाव को वो तय करेगी। वास्तव में महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उन्हें मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, लेकिन उसका डाका अमीरों की जेब पर पड़ रहा है। लेकिन ये जाट और मुस्लिम अगर समाजवादी पार्टी की ओर जा रहा है और जाट, क्या वो जो आप इशारा भी कर रहे हैं कि वो वोट कम डालेगा, कुछ प्रतिशत आपको दिखता है कि इकरा के साथ चला जाएगा? ये मतदान प्रतिशत पर निर्भर करेगा। अगर मतदान प्रतिशत 65% से कम रहता है तो भाजपा के लिए दिक्कत रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम यूपी की 8 सीटें, जिन पर करीब 14 घंटे में तय हो जाएगा कि कौन जो है जीतने वाला है और कौन हारने वाला। जी हां, कुछ ही घंटे बाद में अब मतदान होने हैं, लेकिन मतदान से पहले यह कयासबाजी अब लगाई जाने लगी कि पश्चिम यूपी की इन 8 सीटों पर जीतने कौन जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कैराना लोकसभा सीट का एग्जिट पोल क्या कहता है। आज हम आपको बताएंगे कैराना लोकसभा सीट पर इस बार टक्कर किसके बीच होने जा रही है। इस बार मतदाता ने क्या मन बनाया है और मतदाता इस बार कैराना की इस सीट पर किसको जीत का ताज पहनाने जा रहा है। दरअसल कैराना लोकसभा सीट, यहां मौजूदा सांसद बीजेपी के प्रदीप चौधरी है और इस सीट पर यहां श्रीपाल राणा बीएसपी से ताल ठोक रहे हैं, वहीं इकरा हसन इंडिया गठबंधन की ओर से ताल ठोक रही है। और बात करें बीजेपी एनडीए गठबंधन की, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल है, तो प्रदीप चौधरी को इस बार फिर से मौका दिया गया है। लेकिन क्या इस बार वो सांसद की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे, ये आज समझेंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि जो दिलचस्पी है लोगों की इस बार ये बनी हुई है कि आखिर इस सीट पर होने क्या जा रहा है। मेरे साथ है आज बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मास्टर कौरपाल जी। करीब 30 सालों से पत्रकारिता का अनुभव है और लगातार कई मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश भारद्वाज जी है, वरिष्ठ पत्रकार है और 30 सालों से ज़्यादा का मुझे लगता है वक्त आपको भी हो गया है। 40 साल का आपको भी वक्त हो गया है। और आज हम समझेंगे और कुछ इस सीट पर जो मुद्दे हैं उनके बारे में भी, और इस सीट पर हार जीत का आकलन क्या कहता है। चलिए शुरुआत करते हैं मास्टर कौरपाल जी से। आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे यही कि इस बार आपको चुनाव में इस बार पहला चरण और पहले चरण पर सबकी नज़र, आज जब बात हम कैराना की कर रहे हैं तो कैराना में आप इस बार क्या देख रहे हैं, क्योंकि आपने भी ग्राउंड पर देखा, जनता के बीच आप भी लगातार गए, बातचीत की। इस बार के मुद्दे यहाँ क्या लग रहा है कि चुनाव के क्या मुद्दे इस बार रहे? देखिए राहुल, निश्चित रूप से कैराना लोकसभा सीट पर सबकी नज़रें गड़ी हुई हैं और यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। भाजपा ने फिर से अपने पहले वाले कैंडिडेट प्रदीप चौधरी को मैदान में उतारा है और उनके सामने सपा नेत्री जो इकरा हसन हैं, वे वर्तमान विधायक नाहिद हसन की बहन है। देखिए, इकरा भी युवा हैं और फेसबुक पर काफ़ी सक्रिय हैं। लगातार बहुत सारे युवा उनके साथ में जुड़ रहे हैं और वो फील्ड में जाकर के जिस तरह से वर्करी कर रही है, अपना प्रचार कर रही है, वो भी युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और यही नहीं राहुल, करीब पिछले 2 साल से वो यहाँ पर जो क्षेत्र है उसमें लगातार घूमती रही हैं और उन्होंने खुद भी कहा है कि ऐसा कोई घर नहीं जहाँ वे ना गई हों। तो कुल मिलाकर के वे पहले से ही तैयारी कर रही हैं। और राहुल, आपको ये भी सोचना होगा कि भाजपा निश्चित रूप से इस बार कैराना सीट को लेकर के डरी हुई है और 15 दिन के बीच में मुख्यमंत्री यहाँ पर दोबारा उन्हें आना पड़ा। और एक तरह से जो एक आपने देखा होगा, यहाँ शायद गंगों में कहाँ एक पंचायत भी हुई थी और पंचायत के बाद में खास बिरादरी ने इस बात का आह्वान किया था कि वो वर्तमान जो प्रत्याशी है कैराना का, उसे वोट नहीं देंगे, लेकिन जहां योगी के मान सम्मान की बात आएगी वहां वो वोट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि यहाँ पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और ये नहीं कहा जा सकता अभी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि भाजपा मुकाबला
कड़ा होने की वजह से पूरी मेहनत से और पूरे दमखम से लग रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि जो इंटरनल सर्वे भाजपा के आए थे और यहाँ पश्चिम में उसे कहीं ना कहीं अपनी हार दिखाई दे रही थी, तभी उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के साथ में अपना गठबंधन करा कि यहाँ पर पश्चिम में उनकी नैया डूब ना जाए। और मुद्दे बहुत सारे, आपने मुद्दों की जिक्र किया। देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश में बेरोजगारी का है। युवा जहाँ भी कहीं है, जो कभी हर हर मोदी और घर घर मोदी की बात कहता था, वो निराश है। और राहुल ने उनके जख्म को और ज़्यादा कुदेर दिया है, इस तरह से कह करके कि 30 लाख नौकरियां केंद्र में हैं और वो सबसे पहले इन नौकरियों को भरने का काम करेंगे। इसके काउंटर में केवल भाजपा यही कह पाई है कि हमने बहुत सारे नियुक्ति पत्र युवाओं को बांटे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि वो ऊंट के मुंह में जीरा है। और अग्निवीर को लेकर भी युवाओं में रोष है। ये वास्तव में यहाँ के माहौल के हिसाब से कह लीजिए, ये अग्निवीर योजना कतई भी उचित नहीं है कि आप जो है प्रशिक्षण दे दें 3-4 साल बाद और फिर उस युवा को खुला छोड़ दें, तो उसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। तीसरी बात जो है, वो वास्तव में महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उन्हें मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, लेकिन उसका डाका अमीरों की जेब पर पड़ रहा है। इनकम टैक्स वगैरह की उनके यहाँ अभी तक पिछले 3 सालों से कोई छूट या रियायत नहीं दी गई है, जिसकी वजह से उनमें भी रोष है। तो कुल मिलाकर के जहां आज एक धार्मिक मुद्दे को उछाल करके, अयोध्या का मुद्दा उछाल करके भाजपा अपनी डगर आसान करना चाह रही है, लेकिन ये मुद्दे कुछ ऐसे हैं जो युवाओं के गले नहीं उतर रहे हैं और उनकी बड़ी समस्या है। ये मुद्दे आज के समय में आपको दिखाई दे रहे हैं। कैराना यानी पश्चिम यूपी में प्लान का मुद्दा शायद इस बार जो है वो कहीं उसका जिक्र भी नहीं होता दिखा। मैं थोड़ा सा आपसे पीछे समझना चाहता हूँ 2014 हुकुम सिंह के समय के, क्योंकि उस समय की राजनीति और अब की राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। कैराना में ये भी सुनने को मिला कि क्योंकि शामली में 3 सीटें आती है, उधर कैराना में दो सीटें हैं, वो सहारनपुर में आती है, नकुड़ और गंगो, वो भी कहीं सुनने को मिला। लेकिन चलिए मैं थोड़ा पीछे आपसे समझ लेता हूँ कि पीछे के चुनाव में और आज के चुनाव में आप क्या अंतर देख रहे हैं। वो मुद्दे जो पीछे छूट गए थे, कहीं उन मुद्दों को इस बार इस चुनाव में लोगों ने कवर किया क्या? देखिएगा, 2014 का जो चुनाव था, वो आप ये समझ लीजिएगा कि वो पिछले 60 साल की राजनीति का आंकलन, उसका आक्रोश, उसकी उदासीनता पिछले शासकों की, उसका रिजल्ट था 2014 का चुनाव। आज 2024 आ गया है, 10 साल का गैप आ गया है। 10 साल में आज का जो मुझे लग रहा है ये चुनाव है, ये राजनीतिक पार्टियों के बीच कम मोदी की विकास कार्य या मोदी की कार्यशैली, आज उसके आधार पे ये चुनाव चल रहा है। मैंने ये देखा है कि विपक्ष इस चुनाव को लड़ ही नहीं रहा है। ये चुनाव बीजेपी भी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव लड़ रहे हैं मोदी के पक्ष या विपक्ष में चुनाव हो रहा है। ये स्थानीय मुद्दे कहीं कहीं पर, जैसा किसी स्थान पर प्रत्याशी गया नहीं गया, ये बहुत छोटे मुद्दे हैं। प्रत्याशी ने काम किया नहीं किया, कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने काम काफ़ी किया लेकिन उनको भी विरोध झेलना पड़ रहा है। तो मुझे तो यह लगता है कि ये जो अंतर है, ये अब 10 साल के कार्यकाल का आंकलन है इस बार मोदी के। इस बार भाजपा की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी, तो कसौटी पर मोदी की गारंटी है, बीजेपी नहीं। यहाँ पहले चरण में ये लगता है कि कहीं, क्योंकि मोदी सरकार, मोदी भी खुद जब मंच पर कहते हैं कि भाई मेरी गारंटी पर विश्वास करो, 400 पार का नारा जब देते हैं, गारंटी की जब बात करते हैं, लेकिन कहीं रोजगार का जो मुद्दा है उस पर कुछ चर्चा कम हो रही है। ऐसा लगता है कि वो मुद्दे लोगों के बीच इस बार हावी है। एमएसपी किसानों को, किसान 13 महीनों तक बैठे, क्योंकि कैराना में आज इसका जिक्र इसलिए भी होता है, कैराना हो, बागपत, मुजफ्फरनगर हो, बुलंदशहर, ये तमाम जो ज़िले हैं, इन ज़िलों में जो है ये लोग यहाँ आंदोलन में बड़ी संख्या में पहुँचे थे। लेकिन कहीं ऐसा भी लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से वो मुद्दे कुछ अब दबे या कुछ उन पर बातचीत इस चुनाव में कम हुई, ऐसा इस बार आपको लगा, कहीं दिखा? देखिएगा राहुल जी, नेता ऐसा नहीं है कि नेता के साथ आदमी जो उसके समर्थक हैं, ये कोई रिमोट नहीं कि टीवी पे आपने चैनल चेंज किया,
अब दूसरा चैनल लगा लिया। आप एक बात बतलाइएगा, जो जयंत चौधरी के साथ किसान, जिन किसानों का 800 करोड़ रुपया आज बकाया है, शामली जनपद में 3 शुगर मिल हैं, गन्ना किसानों का आज बकाया जो है 800 करोड़ रुपया है, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। वो किसान जो जयंत चौधरी के साथ लगे थे वो अपनी समस्याओं के लिए लगे थे। खोखले नारों से पेट नहीं भरता। अच्छा, इस चुनाव में मध्यम वर्ग की किसी ने इस 10 साल में मध्यम वर्ग का कहीं जिक्र नहीं आया। या तो अमीरों का जिक्र हुआ, उद्योगों के लिए जगह जगह कोनकले हुए, जगह जगह कार्यक्रम हुए, या 80 करोड़ लोगों को रोज फ्री राशन दिया गया। लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसके बारे में तो कहीं विचार ही नहीं किया गया। आप इस चुनाव में देखिएगा, मध्यम वर्ग बिल्कुल चुप है। उसकी खामोशी चुनाव को वो तय करेगी। रिजल्ट मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग है, जहाँ तक युवा वर्ग की बात है, या जो 80 करोड़ लोगों को जिनको राशन मिल रहा है, 10 साल पूर्व भी 2014 में भी 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा था, 2024 में भी 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। आज हर व्यक्ति आंकलन करता है। जिस सोशल मीडिया के दम पर भाजपा 2014 में चुनाव में सत्ता में आई, उस सोशल मीडिया से आज हर व्यक्ति के पास जानकारी उपलब्ध है। हर व्यक्ति आंकलन कर रहा है कि इस चुनाव को बिल्कुल खामोशी से, इसमें सिर्फ वोटर इस बार बिल्कुल खामोश है, कहीं नहीं बोल रहा है। आपने देखा होगा विपक्ष ने तो कोई रैली भी नहीं की इस सीट पर जो है, सिर्फ। अच्छा, आप ये देखिएगा, शामली जैसे छोटे से कस्बे में, हमारी याद में तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री को 15 दिन के अंदर दोबारा आना पड़ा चुनाव के दौरान। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है। वो डर मतदाता की खामोशी की वजह से है। चुनाव का जो है कुछ रिजल्ट जो डिपेंड करेगा वो वोटिंग परसेंटेज पर डिपेंड करेगा। रिजल्ट क्या आता है, मतदान प्रतिशत कितना हो रहा है। प्रतिशत ये भी इसलिए भी है कि जो रालोद का जो समर्थक था वो रालोद के साथ तो कहीं उसके सिंबल पर तो कंफर्टेबल शायद खुद को महसूस कर ही रहा था, लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ लगातार जो मोर्चेबंदी कर रहा था वो शायद वोट कम डाले, ऐसा आप मतलब अंदेशा? जी, जो रोज गालियां दे रहे थे वो मुझे नहीं लगता कि 1 महीने के अंदर उनका वो बदल जाएगा, ये संभव नहीं लगता। लेकिन यहाँ इकरा हसन की अगर हम बात करें, कैराना सीट पर वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। अब ठीक है, वो उनका कैंपेनिंग अच्छा चल रहा है, सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि उनके जो परिवार यानी नाहिद हसन के लेकर जो लोगों के अंदर जो रूमर फैला, कहीं वो सब चीज़ें उनके लिए कुछ प्लस माइनस आपको जाती हुई दिखाई देती है? क्योंकि मनोवर हसन के नाम पर तो उनकी माता जी भी चुनाव जीती, खुद नाहिद हसन वहाँ विधायक है अभी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अब इसका प्लस माइनस आप इसको कैसे देख रहे हैं? कहीं क्योंकि जनता के बीच वो जा रही है, बात हो रही है, लेकिन सीधा जो जाट वोटर है यहाँ अहम भूमिका में है। जाट और मुस्लिम और जो समीकरण, दलितों का समीकरण, जो 3 समीकरण मतलब बड़े अहम माने जाते हैं। हालांकि अब इस बार बीएसपी से श्रीपाल जो है वो नहीं लगता कि मायावती का जो वोटर है वो कहीं डाइवर्ट इस बार कम शायद होगा, लेकिन ये जाट और मुस्लिम अगर समाजवादी पार्टी की ओर जा रहा है, और जाट क्या वो जो आप इशारा भी कर रहे हैं कि वो वोट कम डालेगा, कुछ प्रतिशत आपको दिखता है कि इकरा के साथ चला जाएगा? लग रहा है इकरा के साथ भी कुछ जाएगा, लेकिन इकरा हसन को भी इन सवालों का सामना करना पड़ा है इस चुनाव में कि आपके परिवार लंबे समय से, आपके परिवार में 4 लोग सांसद रह चुके, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा सभी पदों पर रह चुके, आप भी अपनी उपलब्धि तो बतलाइएगा। ये सवाल उनको भी झेलने पड़े। आज मतदाता सवाल कर रहा है, पहले ये नहीं होता था। पहले तो मतदाता जो है अपना एक खेमे में चला गया तो उसी के साथ, अब सवाल कर रहा है, अपना नहीं बतला रहा है। जहाँ तक बसपा की बात है,
बसपा का कोर वोटर जो था वो पिछले चुनाव में डाइवर्ट हो गया था, क्योंकि बसपा का यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं था। इस बार बसपा का जो वोटर है वो बड़ी संख्या में हाथी के साथ ही जाता दिखलाई दे रहा है। एक मुश्त जा रहा है। जो समीकरण था वो फिर तो कहे कि तीनों जगह बट गया। बसपा के साथ चला गया दलित, मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ, और जाट जो है यहाँ राष्ट्रीय लोकदल की वजह से बीजेपी के साथ भी ज़्यादा संख्या में। आप कैसे देख रहे हैं इस समीकरण को, जाट मुस्लिम और दलितों का समीकरण? आपके लिहाज से मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन लोग जो है कहीं पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस सीट पर, इसकी बात कर ले या मुजफ्फरनगर की बात कर ले या बागपत की भी बात कर ले, तो यहाँ दो ही पार्टियों का वर्चस्व था, भाजपा का और राष्ट्रीय लोकदल का। दोनों पार्टियां, दोनों ही पहलवान थे और दोनों अब इकट्ठा हो गए। आपके लिहाज से ये समीकरण जो उन्होंने बनाने की कोशिश की, क्योंकि 22 में हमने देखा जयंत चौधरी के साथ मुस्लिम रहा, जाट रहा और दलित भी रहा, उसके बलबूते पर 9 विधायक उनके आए। अब तो एक एमएलसी भी उनके पास आ गया। 8 विधायक 2022 में जीते उपचुनाव में। एक खतौली में उन्होंने चंद्रशेखर को साथ लिया, वो अलग चले गए। लेकिन जैसे जयंत चौधरी जब गठबंधन से अलग हुए थे तो चीज़ें दिखी कि यहाँ कहीं लोगों की नाराज़गी, लेकिन धीरे धीरे आते आते फिर लोग ये भी कहने लगे कि जैसे चौधरी करेंगे ऐसे हम देख लेंगे। तो ये जो समीकरण है, जो बिखराव है, ये कहीं आते आते आपको, क्योंकि अब तो वक्त नहीं रहा, लोगों ने मन बना लिया किसको वोट देना है किसको नहीं। 12-14 घंटे बाद वो अपना ईवीएम में अपना वोट डाल देंगे। अब 4 जून को नतीजा आएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि पहले मूड को समझ में आ जाता है कि भाप लेते हैं कि क्या। तो वो जो समीकरण है, जाट मुस्लिम दलित और फिर राजपूत की भी बात कर ले, क्योंकि राजपूत भी बीजेपी से नाराजगी की बात है, और उधर गुजर वोट, क्योंकि मनीष चौहान, मैंने कई सवाल इसी में आपसे कर लिए क्योंकि आप अपनी बात पूरी कह सको। मनीष चौहान की बात कर ले, मनीष चौहान भी नाराजगी थी, लेकिन बाद में कहा कि वो भी अब एक हो गए हैं ना। उधर मृगांका सिंह को टिकट नहीं दिया, हालांकि वो साइलेंट है, लेकिन सहारनपुर में मृगांका सिंह को मंच पर, प्रधानमंत्री के मंच पर संचालन का मौका मिला। उसके बाद कहा कि गुजर अब शायद एक जगह। वो सब चीजें अगर आप कैलकुलेट करें तो क्या उसमें दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी मेरे पत्रकार साथी ने जो बात कही थी कि वो पिछले 50-60 साल का एक आंकलन के आधार पर भाजपा 2014 में सत्ता में आई थी, और फिर उसके बाद में 14 के बाद में 19 में जो लोकसभा चुनाव था, एक ऐसे हालात पैदा हो गए थे, पुलवामा हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें मोदी के मूल्यांकन का किसी को ख्याल नहीं रहा और उसका सीधा सीधा एक इमोशनल कार्ड खेला गया, या ये घटना हुई, उसका सीधा सीधा प्रभाव, उसका सीधा सीधा लाभ जो है प्रधानमंत्री मोदी को मिला। लेकिन अब 2024 चल रहा है, इसमें निश्चित रूप से मतदाता आंकलन भी कर रहा है और खामोश भी है और गुणाभाग भी कर रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, भाजपा में भी अंतर्कलह है, और आपने यहाँ कैराना लोकसभा सीट पर भी देखा होगा। और दलित वर्ग जो आप कह रहे हैं कि ये इस बार अपने मायावती के कैंडिडेट को जा रहा है, दलित की पहली पसंद निश्चित रूप से हाथी है, लेकिन उसकी दूसरी पसंद भाजपा है। लेकिन यहाँ इस सीट पर जो बसपा का कैंडिडेट है वो सीधे सीधे भाजपा को नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन उसकी भरपाई कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता कर रहा है। उसके पीछे ये है, तर्क दे रहे हैं जयंत चौधरी भी, और उनके समर्थक भी मान रहे हैं कि सत्ता से बाहर रह करके संघर्ष करके उन्होंने देख लिया, उन्हें कोई उपलब्धि नहीं हुई। अब वो एक एक्सपेरिमेंट सत्ता के साथ में जुड़ करके देखना चाहते हैं। जिनकी जो समस्याएं हैं, उन्हें आश्वासन भी दिया गया है इस तरीके का कि उनकी समस्याएं जयंत के माध्यम से सरकार के सामने जाएंगी और उनका समाधान हो जाएगा। इससे भाजपा को एक तीर से 2 निशाने उसने साध लिए। एक तो उन्होंने अपने कट्टर दुश्मन नरेश टिकैत को जो है, उन्हें एक तरह से नीचा दिखा दिया, क्योंकि जितने भी समर्थक थे वे दोनों एक ही थे, चाहे वो राकेश टिकैत के हों, चाहे वो अजीत सिंह के हों, इसके जयंत चौधरी के हों। और तभी वहाँ से नरेश टिकैत के बार बार बयान आ रहे हैं इस बात को लेकर के कि जयंत चौधरी ने उनसे पूछा तक नहीं, उन्हें इस बात का बड़ा दुख है। तो कुल मिलाकर के यदि हम इस चुनाव का आंकलन करें और लोगों का मूड देखें, साथी ने भी यही बात कही है कि एक बहुत बड़ी खामोशी एक बड़े वर्ग में है, मध्यम वर्ग में वो खामोशी है, उनके हाथ खाली हैं, वास्तव में उन्हें मिला कुछ नहीं है, योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला है, बल्कि जो
अनाज फ्री बांटा जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका हक मार के बांटा जा रहा है। और जो वोट प्रतिशत है वो निश्चित रूप से थोड़ा यहाँ आकलन कर देगा कि कौन प्रत्याशी ये मैदान मार रहा है। लेकिन अभी इसके लिए आपको 12-13 घंटे का तो खैर मैं ये नहीं कहूँगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद में भी, लेकिन इससे पहले जब वोटर वोट कर देता है तो वहाँ पर भी बहुत सारा आकलन, एग्जिट पोल जिसको कहते हैं, तो वो उससे भी जनता के मूड का पता चल जाता है। तो वही समझ रहे हैं एग्जिट पोल कि आखिर इस बार मैं अगर आपको फाइनल एक एक सवाल में समझूं, ये सीट आप किसके ज़्यादा आप देख रहे हैं, किसके पक्ष में जाती है? मेरे जवाब अब भी यही है, ये मतदान प्रतिशत पर निर्भर करेगा। अगर मतदान प्रतिशत 65% से कम रहता है तो भाजपा के लिए दिक्कत रहेगी, और ऊपर अगर जाता है तो भाजपा के लिए खुशी की बात होगी। यहाँ ठाकुर वोट का तो कैराना पे शायद नहीं लगता ज़्यादा मतलब प्रभाव, क्योंकि कम है, क्या मुजफ्फरनगर में बहुत ज़्यादा है, तो वो प्रतिशत कहीं वो भी कुछ लग रहा है, उसका भी आप मान के चल रहे हैं कि उसकी वजह से भी उन नुकसान या फ़ायदा? देखिएगा, वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ गई तो ये सब गौन हो जाएंगी चीज़ें, वरना उनकी संख्या कम है ठाकुरों की। अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहा तो फिर वो अपना ज़्यादा असर कर जाएगी, वो छोटी संख्या भी बड़ी बन जाएगी। यानी कि वोट प्रतिशत बड़ा मायने रखेगा। देखिए, कहा भारद्वाज जी कह रहे हैं कि 65%, ये बात आप भी नोट करके रख लीजिएगा कि अगर प्रतिशत कम रहा तो ये भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर यहाँ प्रतिशत जो है वो 65% तक या उससे ऊपर जा रहा है तो जरूर भाजपा के लिए राहत की बात हो सकती है। ये दिनेश भारद्वाज जी का अपना आकलन है, आपका कुछ और हो सकता है, आप किसी और मुद्दे पर इस बार सोच सकते हैं, लेकिन ये एक अनुमान है। इस अनुमान को आप जो है अपने तरीके से जैसे आपको उचित लगेगा वो आप समझ सकते हैं, लेकिन हम किसी पर अपने इस विश्लेषण को नहीं थोपना चाहते। मैं मास्टर जी आपसे भी एक आखिरी पॉइंट कमेंट चाहता हूं कि आप दोनों में से अगर आपके सामने भी वही चीज़ें हैं कि भाजपा, बसपा या फिर सपा, क्या आप देख रहे हैं इसमें से? क्या देखिए राहुल, पत्रकार कभी भी एकदम से खुल्लम खुल्ला जीत हार के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि एक ये इस तरह की बात है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अभी मेरे जो विचार हैं मेरे साथी से कुछ थोड़े से विपरीत हैं। यहाँ पर सारा जो गणित बैठाया गया है, जो डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा, और मुझे लगता है कि यहाँ पर वर्तमान परिस्थिति में, क्योंकि अभी तो चुनाव में बहुत कम समय है, मूड जनता का सेट हो चुका है उन्हें कहाँ जाना है, मुझे अभी भी लग रहा है कि भाजपा ने बड़ी चालाकी से इस सीट पर जो उन्हें नुकसान हो रहा था, और यहाँ पर लगातार आपने देखा होगा जो लक्ष्मीकांत में भी यहाँ पर लगातार मनीष चौहान के संपर्क में रहे, और उन्होंने जहाँ जहाँ उन्हें रिपोर्ट मिलती रही कि यहाँ कमजोरी है वो उसे भी उन्होंने ठीक किया। तो मुझे लगता है कि इस सीट पर अभी भी भाजपा का पलड़ा भारी है आज के समय में। तो भाजपा का पलड़ा मास्टर जी कह रहे हैं कि भारी है, लेकिन फिर बात है प्रतिशत की, बात है मुद्दों की। वो मुद्दे, जिन मुद्दों की चर्चा पिछले लंबे समय से, जब से किसान आंदोलन खास कर रहा उसके बाद तो बड़े ऊंचे स्वर्ग में ये मुद्दे सुनाई दिए, दिखाई दिए, लेकिन फिर यहाँ आकर जयंत चौधरी पर बात अटक जाती है। जयंत चौधरी ने यहाँ रोड शो भी किया, जयंत चौधरी ने जनसभाएं की, जयंत चौधरी ने यहाँ पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए पूरी ताकत लगाई, पूरी जान लगाई, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठा का सवाल राष्ट्रीय लोकदल की भी है। भले ही इस सीट पर यहाँ शामली में जो है वो कैराना लोकसभा सीट, वैसे तो सहारनपुर में भी इसकी 2 विधानसभाएं आती है और 3 विधानसभा यहाँ शामली में, और तीनों की तीनों विधानसभाएं आप यहाँ विपक्ष के पास अब से पहले तक, 1 महीने पहले तक आप कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के दोनों विधायक जब जीते वो भी विपक्ष के सिंबल पर जीते। राष्ट्रीय लोकदल अभी गठबंधन में, उस समय तो समाजवादी पार्टी के साथ थी, उधर समाजवादी पार्टी से यहाँ नाहिद हसन पहले चुनाव जीते, अब बीजेपी से, यानी इस जिले में एक भी सीट नहीं थी। तो ये जो पूरा दामोदार है यहाँ इस जीत का, हार का, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के कंधों पर है। इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल पूरी ताकत के साथ, उनके तमाम विधायक यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन अब वोटर्स क्या कुछ घंटे बाद करेगा,
ये देखना अभी दिलचस्प होगा, क्योंकि परिणाम 4 जून को आएंगे। अब तमाम चैनल्स पर, तमाम मीडिया एजेंसी, तमाम पार्टी की एजेंसियां अब इस पर लगी हुई है और एक आकलन निकाल लिया गया होगा कि आखिर यहां क्या होने जा रहा है। 8 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, और अब राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बाद कितनी सीटें वापस होगी, कितनी सीटें ज्यादा बढ़ेगी, या फिर उनमें कुछ कमी या कटौती आएगी, ये कल जो है वो तय हो जाएगा। और ईवीएम में सबके जो है वो मत कैद हो जाएंगे। सब इस बात को अपना जो वोट है वो डाल चुके होंगे। लेकिन एक अनुमान कैराना सीट पर जो निकलकर सामने आ रहा है कि अभी भी बीजेपी कहीं ना कहीं बड़ी फाइट देती हुई दिखाई दे रही है। हार जीत कहते किस्मत का भी खेल होता है। हार जीत जो है वो वोटर तो तय करता है, लेकिन यहां जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश जयंत चौधरी ने की उसका असर भी यहां हो सकता है। लेकिन इकरा हसन को, समाजवादी पार्टी को यहां कमजोर नहीं आंका जा सकता। लेकिन इस पूरी बातचीत में इतना तो समझ आ रहा है कि बीएसपी जरूर इस हार जीत की लड़ाई से बाहर है। बीएसपी का जो मैन कैडर है, जो मैन वोटर है, वो शायद जा सकता है, लेकिन यहां बीएसपी फाइट में नहीं दिखाई दे रही, यानी तीसरे नंबर पर जाकर हो सकती है। यह एक अनुमान है। इस अनुमान के जरिए अभी 4 जून में नतीजे होंगे, फाइनल मोहर तभी लग पाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास विश्लेषण में, एग्जिट पोल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।